बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर वीडियो नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। पेशे खिदमत है नावल दीपक की किस्त नंबर 7। भगवान करे तुम्हारी मांग जल्दी भरे। दीपक ने अपनी बात जारी रखी। तुम्हें खूबसूरत सा एक राजकुमार ब्याहने आए और अपने उड़न खटोले पर वो तुम्हें 7वें आसमान की सैर कराता फिरे। तुम्हें वो इतना प्यार करे, इतना कि जितना मैं किसी से प्यार करता हूँ। तुम उसके साथ खुश रहो। दुनिया की सारी मुसरतें फूल बनकर तुम्हारे कदमों तले बिछी रहें। तुम्हारे सुख की तमन्ना करते करते मेरा दिल नहीं भरता। ऐसा लगता है ज्योति देवी के जैसे तुम्हारे सुख की दौड़ मेरे सुकून की गिरह से बंधी हुई है। शायद तुम्हारी खुशियां ही मेरी तस्कीन का बहाना बन जाए। शायद इसी तरह मेरे दिल को करार आ जाए। जाने किस तूफान के बहाव में दीपक इतनी सारी बातें कह गया, यूं जैसे वो अपने आप ही को ही समझा रहा हो, खुद को तसल्ली दे रहा हो। मान उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास गहरा अंधेरा छा गया है। हर तरफ खामोशी है, खालीपन है। ज्योति वहां नहीं थी। ज्योति देवी। उसकी गैर मौजूदगी का एहसास करके उसने जल्दी से आवाज दी। जवाब नहीं मिला तो उसने फिर ज्योति को पुकारा। ज्योति जाने का उठकर चली गई थी। बरामदे में एक सतून के सहारे खड़ी वो धीरे धीरे सिसक रही थी। घनी पलकों की ओट से आंसुओं के कतरे फर्श पर गिरकर बिजली की रोशनी में मोतियों की तरह चमक रहे थे। रुमाल को वो अपने होंठों के दरमियान रखे गोया जबरन किसी दर्द को बर्दाश्त करने की सही ला हासिल में मसरूफ थी। वो सोच रही थी, भला दीपक को ज्योति के दिल की हकीकत का अंदाजा कैसे हो सकता है। उसका काम तो जलना है, दूसरों को रोशनी बख्शकर वो खुद अंधेरे में रहना जानता है। ज्योति से उसे उतनी ही दिलचस्पी होती है जितनी अपने साए से। फिर बगैर किसी का दर्द महसूस किए जब जलते जलते वो थक जाता तो बहुत खामोशी से बुझ जाता है। रोशनी भी गुम हो जाती है और साया भी। वो क्या जाने कि ज्योति सिसकती है, तड़पती है और हमेशा जलती रहती है। ज्योति की उम्मीद में एक एतमाद था। जिस दीपक से निकली वो एक ज्योति है। वो उसे एक दिन तो यकीनन ही मिलेगा, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। उसने शुरू ही में उसे देखकर एक बार भी पहचान लिया होता तो शायद आज भटकना ना पड़ता। हवा के बहाव पर दीपक को ज्योति की हल्की हल्की सिसकियां सुनाई दी तो वो फौरन अपने बेड से नीचे उतर आया। सिसकियों की आवाज की तार को थामे थामे वो आगे बढ़ा और ज्योति के करीब जाकर खड़ा हो गया, बिल्कुल करीब। अनजाने में जब उसका हाथ ज्योति के हाथ से टकराया तो उसने फौरन से थाम लिया, बगैर किसी पसोपेश के, बगैर किसी हक के, बिला इजाजत। ज्योति की रगों में बिजली सी दौड़ गई। हाथ छुड़ाने की कोशिश के बावजूद भी वो ऐसा ना कर सकी। जाने क्यों उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अंदर दहकती हुई आग पर अचानक ही बादलों की घंघोर और ठंडी फुहार बरसने लगी हो। उसने एक ऐसा सुकून महसूस किया जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। ये अजीब सा रूहानी सुकून था जिससे वो पहले ना आशना थी। दीपक ने खुद ही हाथ बढ़ाकर उसके आंखों के आंसू पोंछ दिए। मुझे अफसोस है कि मेरी बातों से तुम्हें तकलीफ पहुंची। दीपक की आवाज में पछतावा था। दीपक को गैर समझकर भी ज्योति वहीं खड़ी रही। उसकी बातों में ऐसी ही कशिश थी जिससे मुतासिर हुए बगैर वो ना रह सकी। उसके सांसों में किसी भंवर की सी कैफियत थी जो हर शय को अपनी तरफ खींच लेता है, सो वो खिंचती चली गई। उसकी उंगलियों के लम्स को अपनी आंखों के पपोटों पर महसूस करके ज्योति का दिल चाहा वो अपना चेहरा उसके सीने पर रख दे। दीपक के लम्स, उसके कुर्ब से ज्योति का दर्द दिल जैसे थम सा गया था। उसका दिल चाह रहा था कि खूब रोए, इतना रोए कि गम के बादल हमेशा के लिए छट जाएं। लेकिन वो एकदम चौंक उठी। उसे अपने यार से बेवफाई का ख्याल आया। उसने सोचा, दीपक एक गैर मर्द है, उसे अपने दिल में जगह देना मुनासिब नहीं। वो तो किसी और की अमानत है जिसका नाम तक नहीं जानती, उसे पहचानती तक नहीं, उसकी आवाज तक नहीं सुन सकी। खुद पर काबू पाकर उसने अपना हाथ छुड़ाया और अलहदा हो गई। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था, दीपक ने शर्मिंदा होकर कहा। शायद तुम नहीं जानती कि मुझसे ज्यादा गमजदा इंसान इस दुनिया में कोई और नहीं होगा। यही वजह है कि जब मैं दूसरों के रंजो अलम महसूस करता हूँ तो तड़प उठता हूँ। मेरी दुनिया लुट चुकी है देवी, मैं तो बर्बाद हो चुका। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं रहा। ये भी अच्छा ही हुआ, कम से कम इतना तो इत्मीनान है कि मेरे बाद कोई रोने वाला नहीं। मेरे बाद मुझे याद रखने की कोई भी ज़रूरत महसूस नहीं करेगा। तुम्हारे बारे में अलबत्ता मैं जानता हूँ, तुम जवान और हसीन हो। तुम्हारी आवाज़ में इतनी मिठास है कि कोई भी उसे हमेशा सुनने के लिए तरस सकता है। मेरी बात मानो तो किसी अच्छे भले आदमी से शादी कर लो। आखिर
कब तक यूं तन्हा रहोगी। औरत का जिस्म एक पहाड़ी की मानिंद है और उसकी जवानी पहाड़ी पर जमी हुई बर्फ है जो सूरज की गर्मी पाते ही पिघल कर ढलने लगती है। उम्र ढल गई तो एक एक पल दुश्वार हो जाएगा। ये समाज भी उंगली उठाने से नहीं चूकता। मेरी बात और है। मैं एक ऐसा दीपक हूँ जिसमें तेल है ना बत्ती। अंधेरा ही मेरी दुनिया है और तन्हाई मेरी हमसफर। भगवान ने एक पुतला बनाकर मुझ में ज्यादा से ज्यादा दुख दर्द भर दिया है। मेरी जान मिट चुकी है, रूह नीम जान हो चुकी है। अंधेरे में ये रूह तूफान की तरह एक समत भागने लगती है। जिस दिन ये तूफान थम गया मेरी रूह बहुत दूर निकल जाएगी। फिर मैं दुनिया की तरफ पलट कर भी नहीं देखूंगा। मेरे लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, इसीलिए तो अपनी मौत को तलाश कर रहा हूँ। दीपक चंद साथ के लिए खामोश हो गया। बरामदे में सिर्फ दो साए थे, दो रूहें एक दूसरे का दुख बांट लेना चाहती थी। मान हल्की हल्की बारिश होने लगी, लेकिन वो झाड़ बरामदे की मुखालिफ समत थी। वो वहीं खड़े रहे। बारिश की रिमझिम में सिसकियां डूब रही थी। तुम्हारी सिसकियां इस बात की शाहिद हैं कि तुम किसी से मोहब्बत करती हो, दीपक बोला। उसे यकीन था कि ज्योति किसी बात का बुरा नहीं मानेगी। तुम्हारी खामोशी इस बात का सबूत है कि तुम जरूर अपने दिल में कोई राज छुपाए हुए हो। तुम्हारे खोएपन में गमों का अंबार है। तुम्हारे आंसू मैं देख नहीं सकता, लेकिन इनकी गर्मी से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि तुम उन्हें किसी के सीने पर बहा देना चाहती हो। मुझे मालूम है तुम बहुत गमजदा हो। औरत उसी वक्त रंजीदा होती है जब कोई बेदर्द उसका दिल तोड़कर चला जाता है। शायद तुम्हारा फूल सा दिल भी इसी हादसे का शिकार हुआ है। मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि तुम गुज़िश्ता बातों को फरामोश करके अब एक नया रास्ता चुन लो। फिर तुम देखोगी कि जिंदगी के ये पुरा शोभ दिन कितनी आसानी से मुसर्रतों में बदल जाएंगे। कांटों भरी राहें फूलों से भर जाएंगी। ये कोई जरूरी नहीं कि तुम उसी को हासिल कर लो जिसे चाहती हो। अगर हमेशा खुश रहना चाहती हो तो उसे अपनाओ जो तुम्हें चाहता हो, ताकि वो तुम्हारे नाज उठाए, तुम्हें अपनी पलकों के साए में बिठा कर रखे, तुम्हारे आगे पीछे बिछ बिछ जाए, तुम्हारी पूजा करे, उसे दिन रात अपने करीब पाकर तुम भी उसे चाहने लगोगी। माजी की यादों से तुम्हें नफरत हो जाएगी। फिर तुम अपनी महदूद दुनिया से बाहर झांकना पसंद नहीं करोगी। जिंदगी हंसकर गुजारने के लिए है, घुट घुट कर मर जाना जिंदगी नहीं। इस दीपक को तोड़कर फेंक दो जिसमें तुम्हारी मोहब्बत की ज्योति कायम नहीं रह सकी। जो चला गया वो अब क्या आएगा। भूल जाओ कि तुमने किसी से प्यार किया था। अपने आप को फरेब देने से कोई फायदा नहीं। नहीं नहीं, ज्योति अचानक तेज आवाज में बोल उठी, लेकिन उनकी आवाज बिजली की कड़क में गुम हो गई। वो तड़प कर बोली, मैं उनकी यादों के बगैर एक लम्हे भी जिंदा नहीं रह सकती। वो मेरी रूह हैं। उनके सिवा किसी और का तस्वुर भी करना मेरे लिए गुनाह है। मुझे झूठी शान झूठी खुशी नहीं चाहिए। मैं इस दुनिया की तमाम खुशियों को ठुकरा दूंगी, इसमें आग लगा दूंगी। मुझे सिर्फ अपना महबूब चाहिए। काश कोई सिर्फ मुझे एक बार ही मिलवा दे। मैं अपने महबूब को अच्छी तरह देख तो लूं। अपने महबूब के सीने पर सर रखकर मेरा दम खुद ही निकल जाएगा। मुझे अपनी जन्नत मिल जाएगी। ज्योति की आवाज़ भर आ गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। बहुत देर तक वो रोती रही। जब उसका दम घुटने लगा तो लपक कर अपने कमरे में चली गई। अपने बेड पर बेसुध होकर गिरने के बाद सिसकियां भरने लगी। दीपक अपनी जगह खड़ा रहा। वो बार बार सिर्फ एक ही बात सोचता रहा, क्या ज्योति के दिल के तारों को छेड़कर उसने कोई कसूर किया है। मोहब्बत की ऐसी ही तेज आग में भी तो वो खुद भी जल रहा था। लेकिन ज्योति और उसके दुख में फ़र्क है। वो औरत है, कब तक अपनी इज्जत की हिफाजत करेगी। अपने दिल को उसने बड़ी मुश्किल से समझाया कि मैंने ज्योति से जो कुछ कहा है उसकी बेहतरी और भलाई के लिए ही कहा है, और ये कोई गलत बात नहीं। तमाम दिन ज्योति अस्पताल नहीं आई। दीपक अपनी बातों का रद्द-ए-अमल जानने को बेकरार था। उसका ख्याल था कि ज्योति ठंडे दिल से सोचने के बाद उसका मशवरा यकीनन कबूल कर लेगी। ज्योति भी सारे दिन यही सब कुछ सोचती रही। उसने फैसला कर लिया था कि आखिरी सांस तक आस नहीं छोड़ेगी। रात को तकरीबन 8 बजे बंद कमरे में पड़े पड़े जब उसका दम घुटने लगा तो वो गुस्ल के बाद बाहर लॉन में आ गई। डॉक्टर प्रकाश समझा कि वो सो रही है, इसलिए उसे दिन के वक्त नहीं जगाया। आज भी बदली सी छाई हुई थी, फिर भी चांद कहीं कहीं से झांक लेता था। लॉन की क्यारियों पर झुककर उसने एक सफेद गुलाब तोड़ा ही था कि एक नर्स की आवाज सुनकर चौंक उठी। नर्स कह रही थी, आपको डॉक्टर प्रकाश याद कर रहे हैं, और बहुत देर से आपके मुंतजिर हैं। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। सफेद गुलाब छूटकर कांटों के नीचे जा गिरा। उसने फूल को उठा लेना चाहा, लेकिन कांटा चुभते ही वो अपना इरादा बदल कर डॉक्टर प्रकाश के कमरे की तरफ बढ़ गई।
हांफती कांपती वो कमरे में पहुंची। दबे कदमों वो थोड़ा आगे बढ़कर डॉक्टर प्रकाश से कुछ दूर ही जा खड़ी हुई। सीने के जीरो बम और गहरे गहरे सांसों से उसकी टूटती हिम्मत जाहिर हो रही थी। अपनी पलकें उसने झुका ली। डॉक्टर प्रकाश एक सोफे पर बहुत आराम से पैर पर पैर रखे बैठा, आंखें बंद किए जाने किन ख्यालों में गुम था। उसके एक हाथ में जलती हुई सिगरेट थी। चेहरे से परेशानी वाज़िया थी। ज्योति की आहट पाते ही वो उठ खड़ा हुआ। फिर वो चलकर ज्योति के बिल्कुल करीब आ गया और गौर से ज्योति के चेहरे को देखा, इस तरह के जैसे पहली बार देख रहा हो। ज्योति कांप रही थी। उसका दिल चाह रहा था वहां से भाग जाए, लेकिन जमीन ने गोया उसके पैर पकड़ रखे थे। डॉक्टर प्रकाश की नजरें जैसे उसके वजूद के आर पार देख रही थी। वो इन नजरों की चुभन शिद्दत से महसूस कर रही थी। कुछ देर उसे डॉक्टर प्रकाश देखता ही रहा। ज्योति आज उसे पहले की निस्बत और भी हसीन मालूम हो रही थी। फिर वह मुस्कुरा कर किसी पसोपेश किए बगैर ज्योति से मुखातिब हुआ। ज्योति, मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए अपनाना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ज्योति के पैरों तले से जमीन निकल गई। आरजुओं पर बिजली गिर गई और दिल सीने में डूबता महसूस हुआ। उसने सहमी सहमी नजरों से डॉक्टर प्रकाश को देखा। मुझे उम्मीद है मेरी तजवीज़ तुम्हें पसंद आएगी, डॉक्टर प्रकाश ने फिर कहा। उसकी आवाज में खुद एतमादी और किसी कदर गरूर की झलक थी। ज्योति जिंदा के किसी कैदी की तरह फड़फड़ा कर रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और हलक खुश्क हो गया। दिल की जिस आग पर दिन भर की कोशिश के बाद काबू पाकर वो अभी बाहर आई थी कि एक तेज झोंके ने उस आग को फिर से भड़का दिया। उसका दिल चाहा डॉक्टर प्रकाश की तजवीज़ को मुस्तरद कर दे, लेकिन कोशिश के बावजूद कुछ न कह सकी। उसकी आवाज़ घुट गई, सिर्फ एक आह निकली और माहौल पर छा गई। इससे पहले कि आंसू रुखसारों पर बहने लगे, वह बहुत तेजी के साथ कमरे से निकल गई। डॉक्टर प्रकाश को कोई जवाब दिए बगैर ही डॉक्टर प्रकाश उससे देखता रह गया। वो अपने कमरे में आई, दरवाजा अंदर से बंद किया, बिस्तर पर गिरी और फिर उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। रोते रोते उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। आज उसे कोई तसल्ली देने वाला नहीं था। किसी ने भी उसके आंसू नहीं पोंछे। सिसकते सिसकते नींद ने उसकी आंखों में जाल बुनने शुरू कर दिए। हवाओं ने अपना आंचल बढ़ाकर उसके आंसू जज़ब कर लिए। सुबह के 11 बज रहे थे कि जब वो जागी। उसके सर में शदीद दर्द था। उठकर उसने मुंह धोया और कॉफी के लिए केतली स्टोव पर चढ़ा दी। आईने के सामने वो अपनी जुल्फें संवारने बैठी तो अपने अक्स को पहचान न सकी। गमोंदोह की तस्वीर बनकर उसका दम घुटने लगा था। उसका अक्स जैसे उसी से मुखातिब था। ज्योति, तेरी नादानी से एक दिन सारी कदरों कीमत खत्म हो जाएगी। तू क्यों एक साए के पीछे भाग रही है? तूने तो उसे देखा भी नहीं पगली। वो तो एक ख्वाब था जो तुझे एक नई जिंदगी देकर चला गया और मौत के धुंधलकों में कहीं गुम हो गया। प्रकाश को अपना ले। तेरा दूसरा रूप ही ये है। तेरी ज्योति इस तरह कभी मध्यम नहीं पड़ेगी। तूने सोचा भी है कि प्रकाश की पेशकश को ठुकरा कर तुझे किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा? तू कहाँ कहाँ भटकेगी और कब तक? ये दुनिया तेरी आरजुओं को कुचल कर रख देगी, तेरी हसरतों को अपनी तमा का शिकार बना लेगी। फिर तू मरते वक्त तक अपने देवता को नहीं देख सकेगी। उस हार की हिफाजत करना भी तेरे इम्कान में नहीं रहेगा जो तेरी आस का तन्हा सहारा है। पगली, बचपना मत कर। तेरे देवता की अब कोई कदरों कीमत नहीं रही। दीपक ठीक ही कहता है, उसका कहा मान ले और अपनी जिंदगी को एक नए मोड़ पर डाल दे। डॉक्टर प्रकाश से बेहतर शरीक जिंदगी फिर तुझे कभी नहीं मिलेगा। जा, उसके पास चली जा, उसका हाथ थाम ले। देखना कि फिर गम के सारे बादल छट जाएंगे। ज्योति और प्रकाश एक दूसरे में मदगम हो गए तो अंधेरा तेरे करीब नहीं आ सकेगा। वो तमाम दिन ज्योति ने सोचते हुए गुजार दिया। उसने अस्पताल का रुख भी नहीं किया। अपनी जिंदगी के तूफान के तुंदो तेज लहरों पर एक बेसहारा मांझी की तरह काबू पाते पाते वो थक चुकी थी। दिल में इरादा यही था कि आखिरी सांस तक वो इस तूफान का मुकाबला करेगी, लेकिन कुव्वत जवाब देती जा रही थी। मंजिल इतनी दूर थी कि दिखाई नहीं देती थी। आखिर वो मंजिल की आस खो बैठी। चारों तरफ मौत जैसा अंधेरा दिखाई देने लगा तो उसने अपनी मोहब्बत की यादों के पतवार मंजधार में फेंक दिए। खुद को तूफानी लहरों के सुपुर्द कर दिया। मुझे अपनी कुर्बान गाह की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। आखिर उसने एक फैसला कर ही लिया। आज भी डॉक्टर प्रकाश अपने कमरे में बैठा ख्यालों के गर्दाब से नबरदाजमा था। ज्योति उसके कमरे में बिला इजाजत ही दाखिल होकर एक तरफ जा खड़ी हुई। आहट पाकर डॉक्टर प्रकाश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और उठते हुए बोला, आओ ज्योति,
मैं तुम्हारे ही मुतालिक सोच रहा था। ज्योति किसी बेज़ुबान जानवर की तरह उसके सामने सर झुकाए खड़ी थी, अपनी कुर्बानी देने के लिए। कहो ज्योति, क्या बात है? डॉक्टर प्रकाश ने उसकी झुकी हुई पलकों को देखा। मैं ज्योति कांपती हुई आवाज में बोली, मरने से पहले मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। मरने से पहले? माफी? किस बात की माफी? डॉक्टर प्रकाश हैरान से रह गया। कल रात मैं जो कहना चाहती थी। ज्योति की आवाज साथ न दे सकी। डॉक्टर प्रकाश उसके करीब आ गया और उसकी नीली आंखों में झांकते हुए कहा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा ज्योति। ज्योति की सिसकियां प्रकाश के सीने में डूब गईं। आन की आन में यह खबर सारे अस्पताल में फैल गई कि डॉक्टर प्रकाश ज्योति से शादी कर रहा है। सभी उस जोड़े से मुतमईन थे। उनके नजदीक डॉक्टर प्रकाश जैसे वजीह नौजवान के लिए ज्योति जैसी हसीन दोशीज़ा ही शरीके हयात होनी चाहिए थी। नौकरों, मरीजों, सभी ने उन्हें मुबारकबाद दी। खलूसे दिल से उन्हें दुआएं दी। यह खबर दीपक को भी मिली, मगर जाने क्यों उसे जरा भी खुशी नहीं हुई। ज्योति को जिंदगी की राह बदलने का मशवरा देकर उसे वो बातनी तस्कीन ना हो सकी जिसकी उसे उम्मीद थी। अव्वल तो इस खबर पर उसे यकीन ही नहीं आया था। बेवजह ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। दिल में कोई कांटा सा तो अब भी चुभ रहा था, लेकिन किसी पर अपने दर्द का इजहार करना उसके नजदीक अच्छी बात नहीं थी। वो खुद भी इसका सबब समझने से कासिर था। इस खबर को सुनकर दिल में एक अनजान सी बेकली समा गई थी। कुछ दिनों में ज्योति उसके तस्वुर की डोर से बंधी खिंची चली आई और वो उठकर बैठ गया। एक आशना सी खुशबू से वो ज्योति को पहचान गया था। ज्योति देवी, वो बोला तो ज्योति उसके बेड पर बैठ गई। वो समझ गया ज्योति उदास है, शायद उसकी मर्जी के खिलाफ ही कोई बात हुई थी। फिर भी उसने कहा, मुबारक हो ज्योति देवी। जवाब में ज्योति सिसक उठी। उन सिसकियों ने उसके तड़पते हुए दिल की आग को भड़का दिया। जी चाहा कि वो ज्योति को समझा बुझा कर रिश्ता तोड़ने पर आमादा कर ले। उससे कहे कि अपनी उम्मीद पर कायम रहो, हिम्मत न हारो। फिर वो सोचने लगा कि ये ठीक नहीं होगा। मैंने ही तो ज्योति को ये मशवरा दिया था। ज्योति खुद भी तो बाशऊर है। सोचे समझे बगैर तो उसने ये कदम नहीं उठाया होगा। डॉक्टर प्रकाश में कमी भी क्या है? क्या उसके एहसानों का बदला वो इसी तरह देना चाहता है? अपने दिल की ये आवाज सुनकर उसे शर्मिंदगी सी हुई। अपने झूठे सुकून के लिए वो कितना खुद गर्ज हुआ जा रहा था। ज्योति से आखिर उसका रिश्ता भी क्या है? क्या इसलिए कि उसकी महबूबा का नाम भी ज्योति था? आखिर इस नाम के लिए वो किस किस में अपने सुकून दिल को ढूंढता फिरेगा? किस किस ज्योति का यूं ही घर उजाड़ता रहेगा? ज्योति के रुखसारों पर आंसू बह रहे थे, सिसकियां अब भी जारी थी। तुम रो रही हो ज्योति देवी, दीपक ने कहा। अब तो तुम्हें मुस्कुराते रहना चाहिए। तुमने नई राह अपनाकर बहुत अच्छा किया। डॉक्टर प्रकाश से अच्छा इंसान मैंने सारी दुनिया में नहीं देखा। वो तो देवता है। तुम खुश नसीब हो कि उसने तुम्हारी रफाकत पसंद की। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। भगवान करे तुम सदा खुश रहो और मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। उसकी आवाज भरा गई और आंखों से आंसू छलक पड़े। फिर भी वो मुस्कुराता रहा। ज्योति का चेहरा उसने अपनी एक उंगली से ऊपर उठाया और बोला, अब तुम्हारी आंखों में ये आंसू अच्छे नहीं लगते। मैं चाहता हूं कि तुम मुस्कुराओ। मुस्कुराओ ना ज्योति, उसने जिद की। ज्योति मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि नाबीना होने के बावजूद दीपक बहुत कुछ महसूस कर सकता है। तुम इस वक्त बारिश के बाद निकली हुई धूप की तरह लग रही हो। दीपक जरा देर बाद फिर बोला तो ज्योति चौंक उठी कि दीपक को उसकी खूबसूरती का कितना सही अंदाजा है। आज की शब आसमान साफ था। शफक के वस्त में तारों की मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। कहीं दूर रात की खामोशी में शहनाइयों का तरन्नुम बहुत नरम खरामी से दीपक की समाअत में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहा था। दीपक बेचैन होकर भी खामोश था। ज्योति और डॉक्टर प्रकाश की आज शादी थी। अस्पताल के सभी मुलाजिम वहां गए हुए थे। सिर्फ एक नर्स और दो एक कंपाउंडर ही अस्पताल में वक्ते जरूरत के लिए रुक गए थे। सारा अस्पताल जैसे सुनसान पड़ा था। दीपक इस सन्नाटे को अपनी समाअत बनाए बहुत ध्यान से हल्की हल्की शहनाइयों की आवाज सुन रहा था जो उसके दिल में आग सी लगा रही थी। दीपक खुद भी ना समझ सका कि इसका सबब क्या है। शादी के इस मौके पर छाया लंदन से नहीं आ सकी। वजह ये थी कि उसके इम्तिहान करीब थे। दूसरी वजह शायद ये हो कि वो दीपक के करीब आना नहीं चाहती थी। डॉक्टर प्रकाश अपनी बहन के इम्तिहान खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकता था। उसे खुद इल्म नहीं था कि ज्योति का फैसला कब बदल जाए। ज्योति की मोहब्बत तो अब उसके खून की एक एक बूंद में सरायत कर गई थी। इसके अलावा छाया को उसकी शादी में शिरकत के बाद फौरन लंदन वापसी में बड़ी दुश्वारी होती। वजह कुछ भी हो, किसी को छाया की गैर हाजिरी
زیادہ محسوس نہیں ہوئی۔ دیپک رات بھر ٹہلتا رہا۔ پھر جیسے کئی جگ بیتنے کے بعد صبح ہوئی۔ دیپک کو صبح کی ڈیوٹی پر آنے والی نرس کا انتظار تھا۔ آپ آرام کیوں نہیں کرتے؟ نرس نے آتے ہی اسے ٹوکا۔ آپ کو زیادہ دیر تک گھومنے پھرنے کو منع کیا گیا ہے نا؟ نرس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دیپک نے پوچھا۔ نرس، ڈاکٹر صاحب کب آئیں گے؟ ارے واہ، نرس ہنس پڑی۔ ابھی کل ہی تو ان کی شادی ہوئی ہے اور آج وہ ہسپتال چلے آئیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے کچھ عرصے کے لیے دوسرے ڈاکٹر کا انتظام تم شادی میں گئی تھی؟ دیپک بات کاٹ کر بول اٹھا۔ ہاں، نرس نے جواب دیا۔ تم اچھے ہوتے تو کیا نہ جاتے؟ کارڈ تو تمہیں بھی ملا ہوگا۔ ملا تھا، دیپک نے ٹھنڈا سانس لیا۔ اچھا سنو، ایک بات بتاؤ گی؟ کیا جوتی واقعی بہت خوبصورت ہے؟ نرس نے اس سوال پر دیپک کو حیرت اور رشک کی نظروں سے دیکھا۔ پھر دیپک کے بھدے چہرے کو دیکھ کر وہ خود ہی مطمئن ہو گئی اور کہنے لگی، ہاں دیپک بابو، وہ انتہائی حسین ہے۔ بھلا ایسی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر ڈاکٹر صاحب اتنی جلدی ہسپتال کیسے چلے آئیں؟ جوتی دیوی کو حاصل کرنے کے لیے تو وہ کتنے ہی دن کھوئے کھوئے سے رہتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب سے بہتر شوہر جوتی جی کو اور کوئی نہیں ملتا۔ دونوں ہی کتنے خوش نصیب ہیں، جیسے ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہوں۔ جوتی اور پرکاش گویا ایک روح دو جسم۔ دیپک چپ ہو گیا۔ جانے کیوں نرس کی باتیں اسے ذرا بھی پسند نہیں آئیں۔ نرس چلی گئی اور دیپک وہیں کھڑا سوچتا رہ گیا۔ میری جوتی زندہ ہوتی تو شاید اس کے لیے بھی ایسا ہی کہتے۔ جوتی اور دیپک ایک روح اور دو جسم ہے۔ تیسرے دن ڈاکٹر پرکاش کچھ وقت نکال کر ہسپتال آیا۔ اس کے ساتھ جوتی بھی تھی۔ سرخ ساڑی میں ملبوس نئی نویلی دلہن بنی، ہاتھوں میں مہندی، آنکھوں میں کاجل، مانگ میں سندور جیسے، لیکن کوئی اس کی سنجیدگی کو نہیں سمجھ سکا۔ دل کے آئینے میں جھانکنے کے بعد اس نے خود کو ایسا محسوس کیا جیسے وہ کوئی زندہ لاش ہو۔ ڈاکٹر پرکاش ہسپتال میں نئے ڈاکٹر سے ملنے کے بعد پہلے دیپک کے پاس پہنچا۔ دیپک بہت خاموشی سے اپنے تصور میں کسی ارتھی کو سجے دیکھ رہا تھا اور ارتھی جوتی کی تھی۔ جوتی کو ساتھ لیے ڈاکٹر پرکاش اس کے قریب آ کھڑا ہوا اور مسکرا کر اسے مخاطب کیا۔ ہیلو دیپک۔ کون؟ ڈاکٹر۔ دیپک ہر بڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ڈاکٹر صاحب، وہ مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں ایک درد چھپا تھا جسے ڈاکٹر پرکاش تو نہیں، جوتی نے محسوس کر لیا۔ ہاں دیپک، ڈاکٹر پرکاش کی آواز بادلوں میں اڑ رہی تھی، لیکن اس مرتبہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ آپ دونوں کو یہ نیک ساعت مبارک ہو۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، اس کے حلق میں کہیں کوئی کانٹا سا اٹک گیا۔ دیپک سے کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود جوتی کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کے یہاں آنے سے دیپک کا درد بڑھ گیا ہے۔ پھر بھی وہ مردہ سی آواز میں بولی، شکریہ دیپک۔ جوتی دیوی۔ کچھ دیر بعد دیپک نے کہا، اس وقت تو میرے پاس آپ کو نظر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، لیکن دیپک، ڈاکٹر پرکاش نے اس کی بات کاٹ دی، تم یہ کیا بیکار باتیں لے کر بیٹھ گئے؟ کیا ہمیں تمہاری مجبوری کا احساس نہیں؟ ہم ہنی مون پر جانے سے پہلے ملنے آئے تھے اور تم ایسی باتیں کرنے لگے۔ بیٹھ جاؤ، کھڑے کیوں ہو؟ ہنی مون؟ دیپک کے دل کو دھکا سا لگا۔ آخر ایسی کیا بات تھی؟ اس کی دوری سے دیپک کو دکھ ہونے لگا تھا۔ کاش، دیپک چند ساتھ کے بعد بولا، اس خوبصورت جوڑے کو دیکھنے کے لیے میری جوتی ہوتی۔ جوتی یہ سن کر دکھی سی ہو گئی۔ ڈاکٹر پرکاش نے کہا، گھبراؤ نہیں دیپک، تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی بہت جلد۔ پہلے تم تندرست ہو جاؤ، ہم ہنی مون سے آتے ہی تمہاری آنکھوں کا آپریشن کر دیں گے، پھر تم ہمیں کو کیا ساری دنیا کو دیکھ سکو گے۔ ہنی مون کے بعد ہی کیوں؟ جوتی درمیان میں بولی، نیک کام میں دیر کرنا آپ کے شایان شان نہیں۔ ڈاکٹر پرکاش دل ہی دل میں بہت نادم ہوا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی مریض پر اس نے اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دی تھی۔ اس نے جوتی کو بہت پیار سے دیکھا۔ وہ ہرگز یہ نہیں چاہتا تھا کہ جوتی اسے سنگ دل یا مفاد پرست سمجھے۔ وہ تو جوتی کے دل میں اپنا مقام بنانے کا خواہش مند تھا۔ جوتی اسے ایک ڈاکٹر ہونے کے ساتھ انسان بھی محسوس کرے۔ اپنی سوچوں میں کھوئے رہنے کے بجائے وہ ہنسے مسکرائے۔ اپنے ماضی کو فراموش کر کے وہ صرف اسی کے خواب دن رات دیکھتی رہے۔ وہ جوتی کے چہرے پر مسلسل چھائی رہنے والی اداسی کو خوشی میں بدل دینا چاہتا تھا۔ جوتی پتھر کی تراشی ہوئی ایک ایسی مورت تھی جس کے دل کی دھڑکنوں نے ایک مرتبہ بھی ڈاکٹر پرکاش کا نام نہیں لیا تھا۔ میرا خیال ہے آپ دیپک کی آنکھوں کا معائنہ کر لیجئے، جوتی بولی۔ اگر آپریشن کامیاب ہو سکتا ہے تو پھر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کون جانے اس غمزدہ انسان کے اچھا ہونے سے میرا مطلب ہے ہمیں وہ خوشی نصیب ہو جائے جس کی تلاش ہے۔ جوتی شاید کچھ اور بھی کہتی، لیکن وقت کی نزاکت نے
उसके लबों पर मोहर सी लगा दी। डॉक्टर प्रकाश ज्योति की ख्वाहिश को ठुकराने की हिम्मत ना कर सका। उसने फौरन ही दीपक की आंखों के मुआयने का फैसला कर लिया और ज्योति के चेहरे पर रौनक आ गई। शाम की ठंडी हवाएं चल रही थीं। 2 वार्ड बॉय एक स्ट्रेचर पर दीपक को ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जा रहे थे। जब बरामदे से स्ट्रेचर गुजरा तो दीपक ने माहौल को महसूस किया और बोला, शायद शाम ढल रही है। हाँ, एक वार्ड बॉय ने जवाब दिया। सूरज भी अब गरूब होने वाला होगा, फिर अंधेरा छा जाएगा। दीपक ने अफसरदा लहजे में कहा, तो क्या हुआ, सुबह फिर हो जाएगी? शायद। दीपक को अपनी जिंदगी की सुबह होने तक शक था। स्ट्रेचर ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुआ। डॉक्टर प्रकाश ने आंखों की सर्जरी में भी सनद ली थी। वही ये अहम ऑपरेशन करने वाला था। इसके अलावा ज्योति और 2 नर्सें भी वहां दीपक की मुंतजिर थीं। कुछ ही देर में ऑपरेशन शुरू हो गया। ऑपरेशन के दौरान में डॉक्टर प्रकाश के इशारों पर ज्योति ने बहुत लगन और मेहनत से काम किया। हालांकि वो सिद्ध के दिल से दीपक के लिए दुआ करती रही। दुआ के साथ दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। ऑपरेशन के बाद दीपक की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। ये पट्टी कब खुलेगी? दिल की बेचैनी को छुपाकर ज्योति ने फौरन ही पूछा। 20 दिन बाद। एक बर्तन में भरे पानी से डॉक्टर प्रकाश ने हाथ धोते हुए जवाब दिया। 20 दिन? ज्योति ने गहरा सांस लिया। लेकिन इतने दिन गुजरेंगे कैसे? जाने क्यों ज्योति खुद पर काबू नहीं पा रही थी। बीत ही जाएंगे। डॉक्टर प्रकाश ने नैपकिन से हाथ पोंछे और मुस्कुरा दिया। अपनी कामयाबी पर उसे पूरा एतमाद था। लेकिन इतना लंबा अरसा, दीपक की जिंदगी भी तो बदल देगा। ये रोज रोज की तड़प, सांसों में घुटन और चेहरे पर ये उदासी तो नहीं रहेगी। ज्योति सोच में गुम हो गई। दीपक को स्ट्रेचर पर लेटा कर वार्ड बॉय ऑपरेशन थिएटर से ले गए। तुम जो उसके चेहरे पर गहरे गहरे गड्ढे देख रही हो, इनका इलाज तो मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि 20 दिन के अंदर ये भी नहीं रहेंगे। इन पर पपड़ियां जमकर सूखते सूखते कुछ दिन में खुद ही झड़ जाएंगे। हाँ, दाग मिटने में अभी 4-6 महीने और लग सकते हैं। इन सब मुसीबतों का शिकार ये हमारे ही अस्पताल में हुआ था। तो क्या दीपक के सारे दाग, चेहरे के सारे गड्ढे? ज्योति को इन बातों पर एतमाद करते हुए एक अजीब सी मुसरत का एहसास हो रहा था। हाँ ज्योति, दीपक के ये दाग पैदाइशी नहीं है। डॉक्टर प्रकाश ने ठंडा सांस लेकर बताया। ये तो हमारी बदबख्ती है कि उसके साथ किस्मत ने ये खेल हमारे ही अस्पताल में खेला। अब जरूरी है कि ये हमारे ही यहाँ से अच्छा होकर जाए। भगवान की जाने क्या मर्जी थी कि जिसकी वजह से दीपक को सितम का निशाना बनना पड़ा। ये तो इब्तदा ही से सितम और मुसीबत का मारा है। कुछ मजीद हाल बताता भी तो नहीं। मालूम नहीं उसने अपने दिल में क्या राज छुपा रखा है। ज्योति ये सब कुछ हैरत से सुनती रह गई।